नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक और आयुष दर्पण के सम्मान्य चिकित्सकों का मैं सभी को प्रणाम करता हूं। अभी हम लोगों ने पित्तज स्वरभेद कल पढ़ लिया था और हम लोग अभी कफज शायद हम लोगों ने पित्तज पढ़ लिया था। कफज का एक बार हम पढ़ लेते हैं। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि कफज स्वरभेद के लक्षण। ब्रूयात् कफेन सततं कफ रुद्ध कंठः स्वल्पम शनैर्वदति चापि दिवा विशेषात्। कफज स्वरभेद में रोगी का कंठ निरंतर कफ से रुंधा रहता है। रोगी धीमे स्वर से बोलता है, बहुत कम बोलता है। दिन में कुछ अधिक बोल लेता है क्योंकि दिन में सूर्य की उष्मा से कफ का प्रकोप कम रहता है। टीकाकार ऐसा बताते हैं कि श्लेष्मिकम माह, फिर बोल रहे हैं कि ब्रूयाद इत्यादि दिवा विशेषादिति दिने सूर्य रश्मि भी कफस्य मंदिर भावाद विशेषाद विशिष्टम वदति इत्यर्थः। दिवा विशेषम इति पाठांतरे स एवार्थः। श्लेष्मिक स्वरभेद के लक्षण कहते हैं ब्रूयाद इत्यादि दिवा विशेषाद अर्थात दिन के समय सूर्य की रश्मियों से कफ विलीन होकर कफ मंद पड़ जाता है, इसलिए कफज स्वरभेद में रोगी रात्रि की अपेक्षा दिन में कुछ स्पष्ट बोल पाता है। दिवा विशेषम इस पाठांतर का भी यही अर्थ हो सकता है। पित्तज में हम लोगों ने देखा था कि पित्तज में कुछ तीखा वगैरह खा लेने से नेत्र मुख मूत्र मल का रंग पीला हो जाता है। बोलने के समय में गले में जलन होती है। कफज में क्या है कि कफ का इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज्यादा। तो आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो कृपया बोलिए। डॉक्टर अनुरिता मैम, आप सुन पा रही हैं क्या? आप इस पे कुछ बोल सकती हैं अपना अनुभव। अगर आप खेल रही हैं तो कोई बात नहीं, किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक मिनट ये ऑप्शन दे देता हूँ। हाँ, अच्छा खोल पा रहे। कंचन मैम, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं पित्तज स्वरभेद और कफज स्वरभेद? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। आपने देखे हैं ऐसे पेशेंट? कफज वाले तो बहुत आते हैं सर। जैसे आइसक्रीम खा लेते हैं, अभी अभी भी दिखते हैं सर कि जैसे आइसक्रीम खा लिया, अभी गर्मी का मौसम चालू है तो बहुत ज्यादा ठंडे पदार्थ होते हैं घर में। तो जैसे कि शरबत वगैरह बना के वो ले ले, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, या फिर बहुत ज्यादा चिपचिपे पदार्थ भी खाए ना, जैसे पिज्जा वगैरह है जिसमें बहुत ज्यादा चीज होता है। बहुत लोगों को चीज पराठा वगैरह खाने की आदत होती है, वो वैसे भी खाए ना सर तो मतलब और मोस्टली जिनकी कफज प्रकृति है, समझो रात में ये सब चीजें खाने में आई तो तुरंत दूसरे दिन लगता है कि गले में भारीपन है, आवाज बैठी हुई है, दिखता है सर। ये बहुत कॉमन कॉमन लगता है ये कफज। और उसमें ये डायग्नोस हम जल्दी कर लेते हैं क्योंकि ये कफज वाला है, तो
कैसे यहाँ पे गले में ऐसे पूरा ऐसे लगता है कि लिप्त हुआ है पूरा अंदर से गला, कोटेड कोटेड लगता है बिल्कुल। टंग भी ऐसे कोटेड लगती है। मुंह का स्वाद ऐसे जैसे वो मीठा मीठा सा पेशेंट बोलता है सर, बिल्कुल ऐसे कि मुझे ऐसे अंदर मुंह के अंदर भी थोड़ा सा ऐसे भारीपन जैसे टाइप लग रहा है, कफ जैसे लग रहा है, मुझे गले में खिचखिच टाइप हो रही है और गले से कफ निकल नहीं रहा है, पर अंदर अंदर ऐसे कुछ लग रहा है भारीपन करके। बहुत दिखता है सर, तो कॉमन है। आप क्या चिकित्सा कैसे सोचती हैं, इसमें कैसे देना चाहिए, क्या करती हैं आप? सर कफ की वजह से है तो मैं तो मोस्टली यहाँ पे जैसे त्रिकटु है, पंचकोल है, खदिरादी वटी है, लवंगादी वटी है, मतलब चूसने के लिए देती हूँ सर। और गार्गलिंग वगैरह बोलती है, और गंडूश है और कवल है। गर्म पानी से गार्गल हम जैसे बोलते हैं हम। मेडिकेटेड अगर देना चाहे तो जैसे त्रिफला का क्वाथ है, इससे गंडूश कवल बोलती हूँ सर। और बाकी जैसे चाटन वगैरह के टाइप चाहिए तो सितोफलादी, त्रिकटु, टंकन भस्म, ऐसे चाटन बना के देती हूँ सर। अच्छा, थोड़ा हल्का गर्म पानी पीने के लिए बोलती हूँ। टंकन क्षार आपने बहुत अच्छा बताया, मतलब वो पूरा कफ को निकाल देता होगा। जी सर। जी। और वहाँ अगर गला बैठा हुआ है ना तो हम अगर भ्रामरी वगैरह करें और थोड़ा सा उज्जयी प्राणायाम करें तो वहाँ यहाँ पे बहुत फायदा करता है सर। जैसे सिंहासन वगैरह करें ना तो भी बहुत अच्छा फायदा करता है स्वरभेद में। जी, जी बहुत सर। अच्छा बताया आपने। थैंक यू। प्राउड ऑफ यू कंचन मैम। थैंक यू सर। जी। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज, आप लोगों का कोई अनुभव। आकांक्षा मैम, अंजना मैम, विकास कुमार जी कुछ बोलना चाहते हैं? पवन कुमार जी। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए। सर मैम ने तो अभी बहुत अच्छे से बता ही दिया है, क्योंकि कफत स्वरभेद में बहुत कॉमन होता है सर, कि जिसकी जैसे मैम ने बताया है अभी, सेम अभी मैंने भी थोड़े दिन पहले शेयर किया था। कफत प्रकृति के जो लोग होते हैं और उनका थोड़ा बहुत भी अगर थोड़ा सा भी अभिसंधि आहार और ये कफ वर्धक आहार थोड़ा सा भी हो जाता है रात में या किसी भी समय पे लगातार हो जाता है, तो ये बहुत जल्दी देखने की समझ है, पूरा गला बैठ जाता है। और इसमें कफ की उत्पत्ति बहुत ज्यादा होती है और उसके बाद कभी ना कभी मतलब आगे चल के थोड़ा सा इनको पेशेंट्स में कास्ट भी हो जाता है सर। मतलब क्योंकि कफ की उत्पत्ति होती है और वो कफ को निकालने के लिए रिफ्लेक्स आता रहता है, तो इसी के एसोसिएटेड विद कास्ट भी मिलता है सर ऐसे पेशेंट को। तो सर ऐसे में पेशेंट को वही थोड़ा सा मतलब पंचकुल से आप जेल अगर पेशेंट को देते हैं और थोड़ा थोड़ा सिप करने के लिए बोलते हैं, और हमेशा इन लोग के जब बोलते हैं तो गले में पहले जैसे कफ फंसता है तो हमेशा खसखसाहट करके बोलते हैं, ताकि वो कफ क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर थोड़ा सा वॉइस क्लियर हो इन लोगों की। तो इसलिए इसमें कफ का छेदन बहुत जरूरी होता है, उसके बाद ही सर रिजल्ट मिल पाते हैं पेशेंट। और ट्रीटमेंट तो मैम ने बहुत अच्छे से बता ही दिया। ठीक है। अच्छा, और आप आकांक्षा मैम कंपटीशन में है कि चली गई? हम सर हमारा मैं चल रहा है। हूँ। हाँ, कुछ बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल सर मैं हूँ। कुछ हो रहा है। हाँ सर, मतलब वेट स्केल पे तो मेरा बहुत ज्यादा शो नहीं कर रहा है सर। अभी मैंने देखा था 1 वीक में सर, तो हार्डली 2 kg के आसपास ही है। वेट स्केल में मेरा इतना शो नहीं हो रहा है, बट आई मीन कल अनुरिता मैम मुझे तो बोली कि देखने से लग रहा है कि हो रहा है, अब देखते हैं। बिल्कुल सर, आप आज तो लेक्चर्स में देखते हैं ना सर, पता चलता है। अभी एक हफ्ते के बाद और देखिए, और हो जाएगा मेरा। बिल्कुल सर। आप हैं इसलिए मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल सर, मैं तो बिल्कुल हूँ, डेफिनेटली। ठीक है, थैंक यू। और किसी को थैंक कुछ बताना है? थैंक यू मैम। शशि मैम आप कुछ बताएंगी? शशि तिवारी मैम, प्रशांत भट्ट जी, स्वर भेद के हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, आइसक्रीम वाइसक्रीम खा लेते हैं तो गला बैठ जाता है, तो ऐसा तो देखा होगा आप लोगों ने। हाँ जी सर, वो तो मेरे साथ खुद ही है। हम भी कुछ भी इधर उधर खा पी ले तो वो तुरंत गला मतलब होता खिचखिच सी मच जाती है, जैसे लगता है खिंचा खिंचा सा है। तो ये प्रॉब्लम तो अपने को तो बहुत जल्दी होती है, जी तो इसलिए कुछ भी खाने से बचना पड़ता है। जी। हम जो किताब पढ़ रहे हैं ना, ये माधव निदान का है, तो इसमें केवल डायग्नोसिस बताया है, चिकित्सा नहीं बताया। लेकिन ये हाँ जी। डायग्नोसिस भी इतना बढ़िया बताया ना कि इसको समझ लिया ना, तो हमेशा दिमाग में रखे ना, तो फिर हमारे पास जैसे पेशेंट है तो हम समझ सकते हैं कि वातज है, पित्तज है, कफज है। लोग ना यही चीज गड़बड़ा जाते हैं, वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस ही नहीं, दोष के हिसाब से कर ही नहीं पाते, वो केवल हाँ व्याधि जी। समझते हैं।
यहाँ पर एक एक चीज बताए, इतना बढ़िया। हाँ जी सर, जी। वही तो लगता है फिर से सब कुछ पढ़ रहे हैं, सब कुछ फिर से समझ में आ और रहा है। 1 साल बाद तो फिर देखिए आप पेशेंट देख के एक्सपीरियंस भी बताएंगे कि हमने ऐसे किया, वैसे किया, ये किया, वो किया। हाँ जी सर, हाँ जी, थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे आगे। मेन चीज सर यहाँ पे जो भी बताया है, उसके साथ में जो सार्वदेहिक लक्षण बताए हैं ना, कलर आंखों का, वो हम नहीं देखते हैं सर। हम सिर्फ हॉर्सनेस या फिर सिर्फ स्वरभेद और इस चीज पे देखते हैं। अगर हम शायद उसमें डायग्नोसिस में अच्छे हो जाए तो शायद ये और चीज अच्छा करे, क्योंकि मैंने भी देखा है सर जहाँ पे कफज स्वरभेद वगैरह है, वहाँ पे जैसे मैडम ने अभी बताया टंकन, वैसे में सैंधव लवण और ये सारी चीज का भी बगल कैविटी जो भी ओरल ये है उस इसमें आलेपन करने के लिए बोलती हूँ। लेकिन जहाँ पे हमें कफ का विलयन करना, यूजुअली जो कफज स्वरभेद है वो रात को वर्सन होता है, दिन में वो ठीक रहता है, मतलब दिन में आवाज थोड़ी ठीक भी हो जाती है लेकिन फिर रात में बैठ जाती है। इसकी वजह से भृंगराज और कंटकारी और उसमें त्रिकटु, ये सारी चीजें दिए तो बराबर कफ का विलयन वगैरह दिखता है। और दूसरा चीज ये कि जब ये चीज वातज स्वरभेद है तो मैंने सर द्राक्षा का भी यूज करके देखा है, द्राक्षा, मधु और सैंधव, ये चीज का, क्योंकि वहां पे जो चुभेगत चुभने जैसे वाली जो ये रहती है, मतलब वैसे तो लवंगादिवटी, इलादिवटी ये सारी चीज देते ही हम, लेकिन पर्टिकुलरली लक्षण रहता है कि वहां पे तोदवत वेदना भी उसके साथ में रहता है। और चौथी चीज सर जो अपना जब भी उसके साथ में मतलब स्वरभेद भी है लेकिन उसके साथ में लोअर रेस्पिरेटरी एडेड है, तो वहां पे सर आपके जो बाकी के क्वाथ है वो उसके साथ में देने के बाद में अच्छा रिजल्ट मिलता है। नहीं तो यूजुअली तो अगर आपने कमल गंडूश कराया और लोकल ट्रीटमेंट दिया स्थानिक चिकित्सा की तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। नहीं तो अगर वो लो रेस्पिरेटरी में चला जाता है तो सिर्फ तालिसर्दिवटी या सीतोपलादी के साथ में आपको घ्रुत है या फिर वातज है तो घ्रुत है, कंटकारी घ्रुत है या फिर ज्येष्ठमध है, उसके साथ में आपको एकेटी और त्रिफला ये भी देना पड़ता है। क्योंकि मैंने टॉन्सिलाइटिस बचपन में बहुत झेला है, मतलब मैंने टॉन्सिलेक्टोमी नहीं किया था लेकिन उसके बाद में मतलब काफी बार मुझे ऐसे लगता था कि मैं बाहर का कुछ भी नहीं खा पाती, लेकिन जैसे जैसे ट्रीटमेंट और जैसे मैडम ने अभी बताया तो प्राणायाम का बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। कुछ लोगों का रहता है कि बहुत ऑन एंड ऑफ स्वरभेद होता है, तो वो लोगों को प्राणायाम उसके साथ में जो आचूषण या ज्येष्ठमध का या फिर एला जो रहती है ना सर, उसका भी आचूषण बहुत अच्छा फायदा देता है, एकदम बहुत सिंपल वे में ये करता इसमें है। है ना एलादिवटी, कर्पूरादिवटी। हाँ हाँ हाँ। हाँ। और तुलसी पत्र और हरिद्रा और आप शहद के साथ में चाटन अगर करते हैं तो जो छोटे बच्चे हैं ना सर, जो एकदम नन्हे बच्चे हैं, जो ज्यादा ही मतलब भाई जस्ट पता चला लेकिन उनके रोने में ही चेंजेस नजर आते हैं, तो वहां पे आपके अगर आपके पास में क्वालिटी हनी है तो शहद, नहीं तो फिर एक अच्छा जैसे वासाकल्प हुआ या अडुल्सा मिक्सचर हुआ या फिर मैं वासिका यूज करती हूँ तो उसमें अगर आप जिष्टमथ, सिनेमन पाउडर या बेसिल ऐसे हल्की चीज को देते हैं और वो अगर घूंट घूंट करके ड्रॉप ड्रॉप करके देते तो भी अच्छा फायदा मिलता है। जी। थैंक यू और सर। किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। मैं असली में आप लोगों को ना स्क्रीन पे ये लेके आ रहा हूँ, सर का एक फॉर्मूला है, आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है, स्वर भेद कषाय। सर का एक फॉर्मूला है, कोई भी तरह का स्वर भेद रहे तो आप क्या करिए, धनिया का चूर्ण है, मुस्ता, जीरक और नागकेशर, इसका क्वाथ दे दीजिए, तो ये हर तरह के वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, शयद सभी में ये काम करता है। धनिया, मुस्ता, जीरक और नागकेशर। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। सन्निपातज स्वर भेद के लक्षण, इसमें तीनों दोषों के सब लक्षण है और ये असाध्य बताया है। इसमें क्या बता रहे हैं कि सर्वात्मके भवति सर्व विकार संपत्तम चाप्य असाध्यम ऋषय स्वर भेद माहु। इसका मतलब है कि सान्निपति स्वर भेद में उपर्युक्त वातादि स्वर भेद के सब लक्षण प्रकट होते हैं। इस स्वर भेद को ऋषियों ने असाध्य बताया और ये ज्यादातर कैंसर के पेशेंट में, जो थ्रोट कैंसर होता है उनको ये ज्यादातर ये तीनों दोषों का प्रकोप हो जाता है, इसलिए हो जाता है।
और इस अवस्था में ये असाध्य होता है, क्वचित साध्य भी हो जाता है। चिकित्सक आरंभ करते समय वैद्य का वह कर्तव्य हो जाता है कि रोगी के अभिभावकों को स्पष्ट कर देवे ये असाध्य है, भाग्यवश रोगी ठीक भी हो सकता है। मतलब हमें कंसल्ट लेने के लिए उस जमाने में परंपरा से बताया है कि आप कंसल्ट ले लीजिए। उसी तरह से बता रहे हैं कि सान्निपातिकम माह सर्वात्मक इत्यादि, सर्वात्मक शब्द से सान्निपातिक के सारे सिम्टम बता रहे हैं। सर्व विकार संपदिति उक्त वातादि स्वर भेद लिंग योगः तम च अपि साध्यम इति अपि शब्दो भिन्न क्रमे असाध्यमपि तेन सर्वजे शयजे चापि प्रत्यक्षायाचरेत् क्रियाम। सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 53 इति सुश्रुत वचन उपपन्नम भवति इति। सान्निपातिक स्वर भेद के लक्षण कहते हैं सर्वात्मक इत्यादि सर्व विकार संपद, अर्थात पूर्वोक्त दोषों से होने वाले सारे लक्षण इस सान्निपातिक अवस्था में पाए जाते हैं। तो सारे लक्षण इसमें पाए जाते हैं, सारे बात वाले भी देखेंगे, रुक्षता भी है, दाह पाक ये भी हो रहा है और कफ भी जमा है, ये सारे सिम्टम दिखेंगे। तम च अपि साध्यम, मतलब ये बोल रहे हैं कि असाध्य भी होता है, साध्य भी हो सकता है। फिर बोल रहे हैं कि सन्निपातज और क्षय स्वर भेद के प्रत्याख्याय के रूप में चिकित्सा करनी चाहिए, क्योंकि रोगी कई बार ठीक भी हो जाता है, किंतु यदि बिल्कुल असाध्य हो तो सिद्ध होना असंभव हो जाता है। इसीलिए ये साध्य भी होता है और असाध्य भी होता है। आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो स्वर भेद के पेशेंट है कैंसर वगैरह कंडीशन में, जिनका आवाज बैठ गया तो बैठ ही गया। क्योंकि मैंने ऐसे देखे हैं जो केमोथेरेपी ले रहे थे और मेटास्टेसिस बढ़ गया था और धीरे 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 उनका आवाज ही बंद हो गया और फिर वो बोल ही नहीं पाए और फिर उनकी डेथ हो गई। और ऐसे वो मेटास्टेसिस बढ़ा ना, तो पहले कंठ का आवाज बंद हुआ, फिर आंखों का रोशनी गया, फिर कान का बंद हुआ, फिर डेथ हो गई जब इंद्रियों तक गया तो। हाँ सर ये लैरिंग्स को अगर किसी वजह से अगर इंजुरी होती है या फिर कुछ पॉइजन इनटेक होता है तब भी देखा है सर मैंने कि जो ये सिविल हॉस्पिटल में आते हैं ना सर, ड्रग इन एंगल्फ कर लिया है या कोई सॉल्यूशन पी लिया है, तो वहां पे भी देखा है कि पेशेंट रिकवर के बाद में उसका सॉर्बेट ऐसे विचित्र ही रहता है, वो पर्टिकुलरली आप ये नहीं कर पाते। और आपने जैसे बताया सर ओरल कैंसर में, तो ओरल कैंसर की शुरुआत ही मतलब काफी लोगों का सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो होता है उनकी भी स्वरभेद का विचित्र ही लक्षण रहता है, क्योंकि उनकी आवाज भी कम हो जाती है, उनका प्रोट्रूजन ऑफ वॉइस या जो बोलते हैं हम वो भी नहीं हो पाता है, और वो उस चीज को नेग्लेक्ट करते हैं। स्वरभेद तो बहुत लॉन्ग टर्म चलता है उनका, आप हिस्ट्री लेंगे तो पता चलता है कि स्वरभेद ये लक्षण रहा है उनका और फिर बाद में ओरल कैंसर पता चला है। ओरल कैंसर या कहीं पे और जगह पे इवन सबलिंगुअल या टंग कैंसर, सब म्यूकस कैंसर है, तब भी सर उसकी मेटास्टेसिस में अगर लैरिंग फैरिंग्स और ये इन्वॉल्व हो जाता है तो भी स्वरभेद देखा है। और दूसरा चीज जो रेडियोथेरेपी करते हैं पर्टिकुलरली, तो रेडियोथेरेपी में तो वोकल कॉर्ड और लैरिंग्स को डिस्ट्रक्शन ही हो जाता है, तो वो मतलब वही स्वरभेद, लेकिन शायद जो हमारे इसमें टाइप्स बताए, एक क्षयज संप्राप्ति का, एक सान्निपातिक संप्राप्ति का, तो हम उसको उस तरीके से अगर जल्दी कैप्चर कर पाए तो मिलते हैं सर, रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि अगर सबम्यूकस फाइब्रोसिस में मुंह खुल सकता है 1-2 महीने में, तो हम उसको अगर प्रॉपरली ट्रीट करते हैं तो लक्षण पे भी ये होता है थोड़ा सा क्वालिटी लाइफ, और वो जो बिल्कुल ही खाना नहीं खा रहा होता है तो खाने लगता है। लेकिन पेशेंट आपके पास में कितना जल्दी आ रहा है और कितना स्पॉइल होके आ रहा है उस चीज पे डिपेंड रहता है सर। यूजुअली तो पोस्ट केमोथेरेपी रेडियोथेरेपी बहुत लाइफ कम ये किए, बस हीलिंग और यही कर पाते हैं हम। बट अगर वो मतलब मेरे पास में ऐसे केस थी कि जो 3 साल बहुत अच्छे से रहे, लेकिन बिकॉज ही वॉज डायबिटिक तो उनका डेंचर का कुछ तो भी प्रॉब्लम हुआ था एंड ही डिडंट वेंट ऑफ बिकॉज ऑफ कैंसर, क्योंकि उसमें हमने सीए मार्कर 2.5 तक कंट्रोल कर लिया था। ओरल इसमें भी वो खा पी रहे थे, लेकिन डायबिटीज उनका जब ट्रीटमेंट बंद हो जाती है तो वो कुछ भी नहीं रखते, रसायन चिकित्सा भी नहीं रखते, और जो रेगुलर फॉलो बताई ईयरली वो नहीं रखते। तो जब मुझे पता चला, बिकॉज ही वॉज वेरी हेल्दी और वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में थे, तो उन्होंने डेंचर का कुछ ट्रीटमेंट कराया था, उसका एंटीबायोटिक लिया था या पता नहीं, लेकिन उस वक्त में उनका फिर से जो टंग के लेफ्ट साइड में कुछ ऊजिंग वगैरह हुआ और उसके बाद में उनकी डेथ हो गई। उनको टाइम भी नहीं मिला और मतलब मुझे भी जो है वो सिर्फ डीपी से पता चला कि वो गुजर गए। तो जब बेटे को फोन किया तो उन्होंने बताया कि वो दांत वहां से गड़ा था तो डॉक्टर ने निकाला था। और ऐसे वक्त में जब भी पेशेंट का कुछ ऐसे सर्जिकल ये रहता है, अगर वो कैंसरस है, पोस्ट कैंसर केमो रेडियोथेरेपी, तो यूजुअली मैं उसको कुछ चिकित्सा दे देती हूँ जिससे उसको साइड इफेक्ट ना हो, तो उस चीज में गया।
तो ऐसा नहीं, आपको यापकत्व मिलता है कैंसर के पेशेंट में. यू कैन make somebody heal with but what Ayurveda achieves is quality life, and without side effect chemoradiotherapy के you can give them a very good healing with reduction of CE marker. तो ये दिखते हैं सर स्वर में त्रिदोषात्मक. पवन जी, आपने कुछ लिखा है चैट बॉक्स में, कृपया बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग फेसबुक पे देख रहे हैं आपका देखने. प्रणाम सर. प्रणाम सर, बताइए सर. सर ये जो मैम ने बताया, जो स्वरमेद कमल वो है ना, ट्रॉमा जैसे पार्शियल हैंगिंग हो जाता है किसी पेशेंट को, हैंगिंग मान लो किसी ने कर लिया और वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसमें भी ये मिलता है. और स्नेक बाइट में भी कोरोसिव पॉइजन ले लेते हैं कई बार, जो फिनाइल वगैरह ले लेते हैं ना लोग, जो टॉयलेट में यूज होता है फिनाइल, वो अगर पेशेंट ले लेता है तो उसमें भी जैसे तेजाब पी लेते हैं बहुत सारे लोग, तो उसमें भी सारा ऐसा सिम्टम देखने को मिलता है. तो नेक हैंगिंग बोल रहे हैं ना सर, काफी बार रोड एक्सीडेंट में क्या होता है कि जब बंदा सेमी कॉन्शियस या गिर जाता है या उसको पकड़ा जाता है, तो उस वक्त में, हाँ उस वक्त में सर अगर नेक प्रॉपरली नहीं पकड़ा गया तो सर्वाइकल और इसमें फ्रैक्चर होके वो. देखिए मैंने ऐसे देखी है सर केस, और मैंने कल परसों जो इमरजेंसी मैनेजमेंट के वीडियोस भेजे थे ना, उसमें उन्होंने बताया कि उस वक्त में कैसे टंग को ये करना है. अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है ना, एयरवे पाथवे भी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है. मैम जब हैंगिंग का पेशेंट आता है या रोड एक्सीडेंट में, सबसे पहले तो हम नेक स्टेबल के लिए उसके स्पेशल बराबर मैंने सारे वीडियोस भेजे थे वो प्रैक्टिकल इमोबाइल करना होता है सबसे पहले. यस. उसके लिए स्पेशल एक प्लास्टिक का डिवाइस आता है, उसमें पूरा प्रॉपर वो करके रखते हैं, तब जाके वो होता है. मेरे पास में अभी एक केस है सर, जो 1.5 महीना कोमा, मतलब शी वाज क्वाइट सीरियस, वेंटिलेटर पे थी, उनकी ट्रॉपियोस्टोमी हुई थी, तो उसका स्वरभेद बहुत अलग है, बहुत अलग आवाज आ रही है और बहुत हीन है, वो शायद वापस स्वरभेद में आए. मैम आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए, क्योंकि सीए के पेशेंट्स में बहुत ही छोटी छोटी ये जो लक्षण, छोटे छोटे ये लक्षण होते हैं, और ये हमेशा यही क्रॉनिक होके, अगर ये छोटे छोटे लक्षण अगर हमको पहले से अगर पेशेंट, क्योंकि क्या होता है पेशेंट बहुत ज्यादा इन चीजों को अवॉइड करता है, और सबसे अगर हम लोग बेसिक अप्रोच देखते हैं तो देखिए अरुचि का वर्णन त्रिमर्मी अध्याय में बताया सर. त्रिमर्मी अध्याय में बताने का कुछ ना कुछ कारण होगा. तो देखिए अरोचकता पेशेंट अगर बहुत ध्यान ना दे और अगर डॉक्टर को उस तरीके से नहीं बताता है, तो ये कहीं ना कहीं आगे चल के कॉम्प्लिकेशन में बढ़ जाता है. वैसे ही सेम है कृष्णा. कृष्णा है देखने के लिए बहुत स्वाद बहुत ज्यादा मिलती है, लेकिन स्वरभेद है जो है कंटिन्यूसली फीवर परसिस्ट करना, शूल कहीं पे भी बने रहना, तो बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे हैं जो पेशेंट अवॉइड कर देता है. किसी को लगता है कि अरे लत सर्दी होगी, खासतौर से गॉलब्लैडर पेशेंट्स में ऐसा ही होता है, क्रोन पेशेंट्स में जो सीए में कन्वर्ट होते हैं, कि नस सर्दी और बहुत परसिस्ट पेन करता है, बट पेशेंट नहीं समझ पाता है, और आफ्टर जब बहुत दिनों की बाद जब फिर वो अल्ट्रासाउंड में जाता है, तो अल्ट्रासाउंड में डायग्नोस नहीं होके और आगे चल के ये केस तो बिगड़ जाती है. तो ये छोटे छोटे लक्षण मतलब ये हमारे लिए हिस्ट्री टेकिंग बहुत जरूरी होती है कि हम उसके अकॉर्डिंगली हमको हिस्ट्री टेकिंग में इन सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए. यस मैम. और इवन नेग्लेक्टेड डेंटल हाइजीन में कोई इरिटेटिव अगर टूथ ये है ना, मतलब कोई दांत निकल गया लेकिन उसका कुछ कोई चीज अगर घिस रहा है, बिकॉज बेसिकली वेरी वेल नो कि इरिटेशन करने के बाद में कोई सेल मल्टीपल हाइपरप्लाज्मा में जाती है. तो ये जो आपने बताया ना मैम, ये नेग्लिजेंस के बाद में ही पता चलता है हमेशा, तो कभी भी इस चीज को नहीं नेग्लेक्ट करना चाहिए. फिर वो कोई भी लॉन्ग टर्म 2 महीना से 3 महीना या वेट लॉस हो रहा है, या हमने हमेशा मतलब वी शुड टेक केयर दैट वी शुड सॉर्ट इट आउट. राइट मैम, डेंटल वाला भी बहुत कॉमन है, बिल्कुल सही बताया आपने. देखा है मैडम मैंने, ऐसे उन्होंने मतलब हिस्ट्री दिया है ऐसे, और फिर वो मतलब कुछ छोटा सा ये रहता है और उसके बाद में वो इरिटेट होके फिर उसके बाद में कन्वर्ट हो जाता है. तो तब जब से मैं ओरल कैंसर, क्योंकि बहुत भयानक केसेस रहती, मैंने पोस्ट कमांडो सर्जरी, इवन मैंने कमांडो सर्जरी असिस्ट की हुई ताराचंद में, तो मैडम बहुत भयानक वो रहता है. मैंने एक ऐसा चीज देखा है कि सर कमांडो के बाद में जो ग्राफ्टिंग करते हैं ना सर, वो ओरल कैंसर बाजू ही रह जाता है, वो उसकी वुंड इंजरी से मर जाता है बेचारा. बहुत कंडीशन डेंजर होती है सर.
हेलो, आकांक्षा सर नहीं है क्या? आकांक्षा मैम? जी मैम। सर हाँ मैम। शायद पता नहीं म्यूट हो गया शायद। मैम आप अपने योग के बारे में बताइए। मैंने कल तो मेरा सारा वो चीज ये कर दिया था, नोट्स मेरे शेयर कर दिए थे क्योंकि टाइम नहीं मिला मुझे। लेकिन जब ऐसे मैम कौन सा? चीजें कुछ भी ट्रीट, क्योंकि सर नहीं है शायद, तो ट्रीटमेंट के वक्त आप क्या यूज करती है, किस तरीके से? मैम मैं आपको पहले बता रही हूँ, मैं आपकी तरह इतने क्रॉनिक पेशेंट नहीं देखती हूँ। तो मेरे पास तो अभी मतलब ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन फिर भी अधिकतर अगर ऐसे कोई भी पेशेंट जैसे कुछ होते हैं, तो मेरा कोई नहीं रहता हमेशा। मतलब मैं भी वार्धक ही लेती हूँ, और वार्धक में से अध्याय खोल के फिर मैं योग तैयार करती हूँ सिम्टम वाइज, दोष के अकॉर्डिंगली। क्योंकि मेरा बहुत आपसे बहुत बहुत छोटी हूँ और बहुत ही कम मेरा एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मतलब बहुत ज्यादा क्रॉनिक और खासतौर से यहाँ पे तो पेशेंट फ्लो उस तरीके का, मतलब उतने हाई पेशेंट्स नहीं रहते हैं जितने कंपेरेटिवली उनको महाराष्ट्र में रहते थे। मैडम तो इसलिए एक्सपीरियंस का कुछ नहीं है, आप बहुत अच्छा पढ़ती है और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, मुझे मालूम है आप आगे की बहुत हम तो मैडम गलती से इस लाइन में आए और 25 साल से वही प्रैक्टिस कर रहे, तो हम पहले प्रैक्टिशनर बने, आज सीख रहे हैं, ऐसे समझिए। मैं भी तो आज सॉर्ट आउट ही कर रही हूँ कि हम उसके साथ में सार्वदेहिक लक्षण नहीं देखते हैं। और जो पित्तज स्वरभेद है ना, वो भी देखने को मिलता है जब आप पोस्ट केमोथेरेपी या पोस्ट रेडियोथेरेपी पेशेंट आता है, कंटिन्यूस उसका लाला स्राव, दाह, उसके बाद में इतना जलन होता है कि वो पेशेंट का सार्वदेहिक, वो सिर्फ एक ही बोलता है, मेरा जो गले के आजू बाजू में है वो जलन बंद कर दो, मेरा दाह बंद कर दो, या मुझे सब जगह पे पूरा गर्मी गर्मी लग रहा है। एंड उतना मतलब ऐसी कंडीशन रहती है कि यू फील पिटी ऑन इट। और जैसे आप यूज करते हो तो जिसको भी ये लगता है कि कैंसर इज नॉट ट्रीटेबल, वो लोग पहले ये देख ले कि पहले चीज तो कैंसर कोई ऐसी डायग्नोस वन चीज नहीं है, डायबिटीज एक बीमारी नहीं है। आज सर का जो प्रमेय का ये लेक्चर सच में कोई भी मिस मत करना। तो आप आयुर्वेद का वो जो है ना मतलब प्रिंसिपल्स, उस प्रिंसिपल्स को स्टडी करिए। हम सब लोग प्रैक्टिशनर हैं, हम सब लोग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जैसे अभी पित्त स्वर भेद या वो बता रहे या क्लियर कर रहे हैं, अभी मैं जस्ट वेट करूँ कि मेदत स्वर भेद में सर क्या बताएंगे, तो वो चीज हम जितना, तो हमारी ट्रीटमेंट उतनी फोकस्ड हो जाती है। आपको वहां पे मतलब त्रिकटु देंगे तो पेशेंट को इतना दाह होगा कि बस उस वक्त में आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि वहां पे पित्त का शमन करने के लिए, और मैं जैसे मैं मेरे कॉम्बिनेशंस बना के रखती हूँ, तो उस वक्त में जब भी पोस्ट रेडियो या पोस्ट ये आ जाता है पेशेंट ओरल कैंसर का, या फिर कोई भी पैथोलॉजी है जहाँ पे दाह और स्वर भेद है, या फिर ओरल पूरा हाइजीन, मतलब पूरा वो म्यूकोसा ही आपको नहीं मिलता, पूरा रेड एंड मिलता है। मैं एक फोटो भेजूंगी आपको, जो पोस्ट मतलब एक डेढ़ महीने के वेंटिलेटर के बाद में आई, उसको पानी भी नहीं पकड़ा जाता है, आप जैसे उसको वो कवल भी नहीं कर पाता है, उस वक्त में आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज बता है कि आप किसी चीज का प्रतिसारण कर पाते हो। तो वहां पे जो भी है, प्रवाल पंचामृत है, गोदंती है, या मेरा सबसे फेवरेट पोस्ट कैंसर केस में गैरिक और जो गोघृत है या नवनीत है, उसके साथ करें। लेकिन हाउ मच यू गेट अ चांस, क्योंकि पोस्ट सर्जरी ऐसी कंडीशन रहती है कि वो निगल भी नहीं पाता है, उसको सिर्फ लिक्विड जो भी आरटीसी दिया जाता है या फिर वो सिप ले पाता है। तो उस वक्त में आपको हमेशा ये, मैंने तो एक ऐसे भी पेशेंट मेरे पास में फोटो मिलेगी मेरे इसमें तो भेजूंगी, कि उसका वोकल कॉर्ड तक अपने को पूरा मतलब अंदर वो छेद हुआ है रेडियोथेरेपी के बाद में। तो इतने जब कंडीशन रहती तब। मैम हाँ जी। इसमें ना एक चीज मतलब जो हम लोग ने सर के पास देखी ना, आप अलग अलग कॉम्बिनेशन ना, आप उसमें जितने भी आपके पेशेंट है ना मैम, आप उसमें सुश्रुत के, चरस के और वामभट के, आप दोनों की हिस्ट्री बहुत अच्छे से करिए मैम, क्योंकि यस मैम, मैं, हमको जब आंसर। जी मैम। हाँ मैडम आप बताती है तो मैं पेन पेपर लेके ही बैठती हूँ, अगर पेन पेपर नहीं होगा ना तो मुझे लगता है मैंने सिर्फ संभाषण सुना है, क्योंकि मैं ग्राउंड पे और इसमें रहती हूँ। अभी भी मैं कॉन्फ्रेंस पे निकल रही हूँ, तो इसकी वजह से ना मैं सभी को ये बोलती हूँ, डोंट फील दैट कि मैं हम वो नहीं देख, आपके पास में सब पेशेंट आने वाले, आपके सामने कोई बंदा चक्कर आके गिरा तो आप क्या बोलेंगे, नहीं नहीं मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, हमें करना ही होता है। लेकिन अगर आप आयुर्वेद को लेते हैं, मतलब मैं वही बता रही थी, इतना सुंदर हीलिंग देता है आयुर्वेद। आप अगर अनु तेल का या फिर जो यष्टि तेल है, इसका अगर आप प्रतिमर्श नस से करते हैं, आपको दिखता है कि आपको जो ओरल कैविटी का स्वरभेद है या ओरल कैविटी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, इट में भी कैंसर, इट में भी एनी पैथोलॉजी, आपको हीलिंग दिखता है वहां पे। और ये ऐसे ट्रायल्स, हम ट्रायल्स करके प्रैक्टिस में अच्छे हुए, क्योंकि हमको कोई सिखाने वाला नहीं था। एंड वी वर बैड लक कि हम गिरे आईसीयू और इसमें, क्योंकि वो इंटरेस्ट था और इस वजह से। और
नानल सर थे कि जो हमें रिसर्च के लिए बहुत ये करते थे, प्रमोट करते थे। तो इस वजह से, नहीं तो आज अरविंद सर नहीं होते तो शायद हम ऐसे ही ट्रायल प्रैक्टिशनर बनते। बट टुडे वी हैव गॉट अ चांस, वी आर फॉर्चुनेट टू हैव आयुष दर्पण इन आवर लाइफ। सो और मैम लेकिन दिस इज अ वेरी गुड चांस, बिकॉज जिन लोगों को आईसीयू हैंडल करने के बाद जो लोग आईसीयू में जाते हैं ना, उनके लिए स्कोप हमेशा बहुत ज्यादा तरीके से खुले रहते हैं, बिकॉज उनको किसी चीज का डर नहीं रहता है कि इस चीज को यूज करने के लिए। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि हमारे मैडम, साथ डर, और एक दूसरा अभी तो क्या हो रहा है ना कि 5 और 6 और 7 दिन के अंदर जब कोई मतलब सीरियस केस अगर रिजॉल्व होती नजर आती तो ऐसे लगता है वाह, व्हाट अ ग्रेट, वी शुड डू रिसर्च ऑन टू दिस। नहीं तो इससे पहले डेयरिंग नहीं होता था। और मैडम आईसीयू में तो हमें चुपके से ही डेयरिंग करना पड़ता है। हमें एक पेशेंट ऐसे खुद होके हैंडल नहीं दिया जाता है, बस हमारा सिग्नेचर रहता है पैनल कंसल्टेंट, और आप बस ओरली या फिर जो भी हमें पेशेंट का कंसेंट बहुत जरूरी होता है। पेशेंट अगर अलाउ कर देते हैं तो देन वी एंटर लाइन, नहीं तो फिर सिर्फ स्किन मिलता है, सिर्फ ओरल जो भी है वो मतलब सब म्यूकस ये मिलता है, या फिर पादाभ्यंग नाभिपुरन, हम ऐसे ही ये करके फिर जब पेशेंट बाहर आता है, अगर पेशेंट को ऑप किया, उसमें भी एलोपैथ लोग पहले बता देते आयुर्वेदिक नहीं लेना है, बाहर का नहीं, हमारी कोई भी चीज के अलावा कुछ नहीं लेना है। तो ये सारी चीजें रहती है, बहुत ये रहता है, अपने ऊपर बंधन रहता है, क्योंकि वी आर इनटू मॉडर्न सेटअप्स। लेकिन हाँ, पेशेंट जब बाहर आता है तो यस दे लिसन टू अस। मैम, मैं अनुरिता मैम, अभी बोलिए ना। आपने बोला स्वर्ण इसमें गैरिक का यूज मतलब उस पॉइंट ऑफ आप अमल पित्त की या जीईआरडी की कंडीशन में नहीं नहीं सर, जब पेशेंट मेरे पास में आता है उसका ओरल कुछ इंटेक ही नहीं होता है, वो कुछ खा ही नहीं रहा था। पोस्ट कमांडो सर्जरी पेशेंट सिर्फ दिखता है आपको, लेकिन उसका डाइट कुछ नहीं होता है। और हमें जब ओरल ये खोलना होता है तो सबसे पहले वहां का दाह लालिमा और ये सारा चीज और उसका स्वर, क्योंकि वो बोल मतलब सिर्फ मिनमिन रहता है, गदगद रहता है, और वो भी बताता है कि जलन हो रहा है, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि वहां पे वोकल लैरिंग्स और ये भी इन्फेक्ट हो चुका है। क्योंकि हर बार पेशेंट की कंडीशन थोड़ी रहती है, पेट स्कैन करा के आता है वो। कितने लोग तो सर्जरी के बाद में यूं ही छोड़ दिए जाते हैं। मैं इस चीज पे, बिकॉज दिस इज नॉट अ पैनल बट वेन एवर देयर विल बी डिस्कशन, मैं मतलब पोस्ट सर्जिकल बताऊंगी। तो उस वक्त में आप जब इस चीज का चाटन देते हो ना सर, तो उसका लालिमा कम हो जाता है, उसका शोथ कम हो जाता है। आपको त्रिफला कषाय, दशमूल कषाय यूज करना होता है, जो कि ड्रॉप फॉर्मेट में देना होता है उसको। अगर वो ये हुआ ना सर, ओरल कैविटी से अगर गलती से वो पीछे की तरफ चला गया तो पेशेंट की बहुत वर्स कंडीशन हो जाती है। तो हमें यूजुअली बिलो द टंग जो भी सब लिंगुअल वेन्स है, उसका फायदा लेके उस वक्त में हमें रिजल्ट मिलता है। दैट्स द रीजन यू शुड यूज अ वेरी क्वालिटी हनी, वेरी क्वालिटी चीजें जो भी हमारी मेडिसिन है उसमें खुद बनाइए, खुद उसका चाटन बनाइए, और फिर जब आप देते हो तो आपको रिजल्ट मिलता है। मेरे कितने पेशेंट है कि जो एटलीस्ट थैंकफुल होते हैं कि वो पिछले 2 महीने से खा नहीं रहे थे और अभी लिक्विड डाइट जा रहा है, फिर सेमी सॉलिड जा रहा है, और उस वक्त में फिर ये सारी यूज कल्पना और ये चीज देखे हम फिर हमें रास्ता ही नहीं मिलेगा तो सर हम दवाई कैसे देंगे, आप बताइए ना। तो वो रास्ता क्लियर करता है। और टंकन और गैरिक, सुवर्ण सूचकर, ये सारी चीजें जब आपको, जब कोई बंदा निगल नहीं पाता है, लेकिन सार्वदेहिक लक्षण में भी पित्त है और लोकल भी अगर वो है तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और गैरिक कैसे मतलब टंग यूजुअली रिलेटेड जो कैंसर है उसमें गैरिक यूज करने का, क्योंकि वहां पे आकाश और पृथ्वी महाभूत ये दोनों चीज का ये रहता है। इसकी वजह से मैं वो संगति लगा लेती हूँ कि मुझे अगर कुछ चाटन देना है तो वो योगवाही हनी है और पृथ्वी प्रधान गैरिक है, तो इसकी वजह से वो उसका मैं ऐड करती हूँ पोस्ट केमो रेडियो। और अगर लोकली वैसे है तो फिर आप दूसरा भी कुछ चीज दे सकते हो। इंटरनली तो बाद में मिलता है सर चांस, पहले तो ये सिप फॉर्मेट में मुंह खोलना पड़ता है। वहां की सारी दाह लालिमा, वहां का इतना गंदा सिक्रीशन होता है। मैंने लिटरली ऐसे केसेस हैंडल किए सर, वहां पे वर्म्स दिखते हैं, इतना ज्यादा पूती स्राव रहता है, इतना ज्यादा इन्फेक्शन रहता है, क्योंकि वो हील ही नहीं हो पाता, वहां पे कुछ ड्रेसिंग ही नहीं कर पाते हैं। वो और मैम ना वहां ट्यूब डाल देते हैं ना, हाँ आईसीयू ट्यूब डाल देते हैं ना जब पेशेंट को इंट्यूबेट वगैरह करते हैं, तो वो इतना हम्म। ज्यादा समय से पहले अगर हम ट्यूब डालते हैं, ईटी ट्यूब डालते हैं, तो उसमें तो इन होती है, फिर वो उसमें ज्यादा इतना हाइयर एंटीबायोटिक देने की वजह से हमारा पूरा वो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स जो इतना रहता है ना भयंकर वाला, और उसमें लेरेंजियोफेरेंजियल रिफ्लेक्स तो आता ही आता है, उसमें पूरा लेरेंक्स खराब हो जाता है। और गैग रिफ्लेक्स है ना सर, वो गैग रिफ्लेक्स की वजह से हम दे नहीं पाते। पोस्ट सर्जरी बहुत डिफिकल्ट है, कुछ भी हो जाए ना तो उनको गैग रिफ्लेक्स आता है। वो आपने बिल्कुल बराबर बोला। वोकल नोडल्स वगैरह, पॉलिप्स रहता है, सिस्ट रहता है, उनमें भी बड़ा दिक्कत रहता है, और कई बार हेमरेज वगैरह हो जाता है वोकल कॉर्ड के अंदर।
वो इसमें और ज्यादातर तो लोग वैसे ना बिगड़ते तो इसमें उल्टा सीधा खाने से लेरेंजाइटिस की वजह से वायरल इन्फेक्शन या एलर्जी वाला 4-5 दिन अपने घर में ही रहेंगे, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, गला बिल्कुल बंद हो रहा है, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, गले में इतनी दहा हो रही है, उसमें सन्निपात जैसे लक्षण भी मिलते हैं, बर्निंग भी मिलेगा, लालिमा भी मिलेगा, आपको चुभन भी मिलेगा, कफ लिप्तता भी मिलेगी, सारा कुछ ही वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। और इसमें जीआरडी में तो बहुत सारे पेशेंट मेरे को देखने को मिलते हैं। पैरालिसिस वाले पेशेंट में जैसे वोकल कॉर्ड का कई बार पैरालिसिस हो गया, थायराइड का भी इसका एक मेन रहता ही है, कैंसर है, ट्यूमर है कोई नीचे स्कल के बेस पे जो ट्यूमर रहते हैं उनके अंदर ज्यादा, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में भी बहुत सारा देखने को मिलता है। बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने। हम आगे बढ़ते हैं। और आप पैरालिसिस में जो आवाज बैठ जाती है वो क्षयज में मानते हैं कि क्या मानते हैं, ये बताइएगा। हम लोग क्षयज स्वर भेद के लक्षण पढ़ते हैं, शायद इसमें नहीं आएगा सर वो। क्षयज में ही आएगा। इसमें ऐसे बताया है, हम पढ़ते हैं। इसमें बताया है क्षयज स्वर भेद के लक्षण। दुप्येत वाक्य क्षय कृते क्षय मापनीयाच वागेश चापी हतवाक परिवर्जनीय। क्षय स्वर भेद में वाणी के साथ धुआं सा निकलता है, बोलने में कष्ट होता है, वाणी क्षीण हो जाती है। यदि ओदगत क्षय होने से रोगी हतवाक हो जाता है अर्थात बोलने का शक्ति नष्ट हो जाता है तो उसे असाध्य समझना चाहिए। जो ये बताया है ना, ये क्षय की वजह से, धातुओं का क्षय होने की वजह से होता है। कृपया अभी जो आपकी स्क्रीन पे कुछ आ रहा है तो इस पे लाइनिंग वगैरह मत करिए आप लोग। अभी किसी ने कर दिया था इसलिए मुझे चेंज करना पड़ा। तो इसमें ऐसे है कि क्षय स्वर भेद में क्या होता है कि बोलते समय दुप्यते वाक, बोलते समय गले में से जलता हुआ धुआं सा निकलता प्रतीत होता है, गले में पीड़ा प्रतीत होती है। और क्षय कृते मतलब रसादी धातु क्षय जन्य स्वर भेद से इसमें आवाज नष्ट हो जाती है। यहाँ पर ओजः क्षय हो जाने के कारण मनुष्य बोलने में अशक्त हो जाता है। बहुत सारे लोग जो बीमार रहते हैं, आईसीयू में एडमिटेड रहते हैं, उनका इतना धातु क्षय हो रहा रहता है, ओजः क्षय हुआ रहता है, तो वो बोल नहीं पाते हैं। या जो है ना, ये सिम्टम्स दिखता है हमारे प्रैक्टिस में। फिर उसके बाद में इसमें बता दिया जाता है कि रोगी या उनके अभिभावकों को चेतावनी देकर चिकित्सा करना ठीक है, क्योंकि ये कभी कभी ओजः क्षय के कारण हतवाक हो जाता है, मतलब बोलने की शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, असाध्य हो जाता है। उसी तरह से बोल रहे हैं कि धातु क्षय जन्य स्वर भेद में गले में से धुआं सा निकलता प्रतीत होता है, उसके साथ गले में पीड़ा भी होती है, वाणी क्षय को भी प्राप्त होती है। राज्य यक्ष्मा में भी स्वर भेद एक सिम्टम बताया है। इसमें जब तक ओज क्षय कारण आवाज बंद हो तब तक वो साध्य रह सकता है, ओज के नाश होने से स्वर भेद वस्तुतः असाध्य ही होता है। मतलब ओज का कितना इसमें महत्व है कि ओज क्षय तो ये स्वर भेद पूरी तरह से परमानेंट हो गया। फिर राज्य यक्ष्मा के कारण होने वाला स्वर भेद प्राय देखा जाता है, रोगी स्वस्थ हो जाने पर भी आवाज ठीक नहीं हो पाती है। मतलब टीबी की वजह से जहाँ राज्य यक्ष्मा की वजह से जो स्वर भेद होता है वो परमानेंट, ये वोकल कॉर्ड पे उसका इफेक्ट होता है और वो परमानेंट आवाज बंद हो जाती है। आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे होंगे तो कृपया बताइए, जो किसी को टीबी का हुआ हिस्ट्री और फिर आवाज बैठ गई तो चली गई, फिर आई नहीं आवाज। किसी ने देखा है क्या? या आवाज कम हो गई धीरे धीरे टीबी की वजह से? या पैरालिसिस में भी तो ऐसे ही होता है कि आवाज बंद हो जाती है। कुछ बताना चाहते हैं? आशा जी आप बताइए। जी सर, प्रणाम सभी को। बोलिए बोलिए। किया था आगे भी, उनको काफी टाइम से बीपी, हाइपरटेंशन और डायबिटीज है और गॉलब्लैडर भी था। तो उन्होंने काफी मतलब कोरोना के टाइम पे जैसे लंग्स इन्फेक्शन हुआ था उन्हें थोड़ा, ऐसे पहले थ्रॉट इन्फेक्शन से ही स्टार्ट हुआ, स्वरभेद वगैरह जो आप लक्षण बता रहे हैं वैसे। तो धीरे 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 करके उनका ओज क्षय हुआ था, क्योंकि डायबिटीज है काफी टाइम से, तो धातु क्षय वगैरह तो रहता ही है। तो उसकी वजह से, ओज क्षय की वजह से उन्हें क्षयात्मक संप्राप्ति हुई थी। तो उनका काफी मतलब नहीं तो भी 6-8 महीने तक स्वरभेद रहा था। कितनी प्रकार की हम मेडिसिन करवाने पर भी, मॉडर्न की, आयुर्वेदिक की करवाने पर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और धीरे धीरे उनकी आवाज एकदम पतली सी हो गई थी। फिर उन्होंने थोड़ा अश्वगंधा और अपना ये त्रिकटु चूर्ण वगैरह लेना शुरू किया। 3 महीने तक उनका अच्छा रिजल्ट रहा। और धीरे धीरे उनकी आवाज एकदम पतली सी हो गई थी। फिर उन्होंने थोड़ा अश्वगंधा और अपना ये त्रिकटु चूर्ण वगैरह लेना शुरू किया। 3 महीने तक उनकी आवाज एकदम पतली सी हो गई थी।
और कवलगंडूश वगैरह लेना शुरू किया, तब जाके उन्हें धीरे धीरे थोड़ा आवाज में फर्क पड़ा। लेकिन अभी भी उनकी आवाज थोड़ी मतलब वैसी तो है, जो जैसे ओरिजिनल रहती है ना वैसी नहीं है। उनके बाद तो उनका गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन भी हो गया, तो उस दौरान भी उन्हें काफी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि उनका बॉडी भी हैवी है, मतलब ही इज ओवरवेट। तो उसकी वजह से थोड़ा मतलब अभी भी है प्रॉब्लम तो है, लेकिन चल रही है उनकी ट्रीटमेंट। जी सर। जी ठीक है। और एक डॉक्टर सुनील आचार्य जी आए हैं। डॉक्टर सुनील जी, आप सतीश जी के सीनियर हैं, आप कृपया, सुनील आचार्य जी हैं क्या अभी? मुझे दिखे तो थे अभी। हाँ जी सर। आपने सर नस से किया क्या? हाँ जी, वो पेशेंट का सर? नहीं, आप अपना ही बता रहे थे ना किसी का कि नस से करना है, मैंने कहा सतीश जी से पूछ लीजिएगा। नहीं, रमेश सर से सर। अच्छा हाँ, रमेश सर से। तो हाँ जी, आपने किया नस से? उससे लिया मैंने सर। तो कैसा लग रहा है आपको सर? अब ठीक है सर। जी मेन मैंने वो आंखों, अब मेरे को ना स्पेक्स है सर 1.5 का ना, कॉन्टेक्ट हाँ लेंस लगाता हूँ। हाँ तो उसके लिए स्टार्ट किया है, वो बना के दिया है डॉक्टर रमेश ने, भरत भास्कर भी। हाँ और ये भी शुरू किया है सर, और हाँ। त्रिफलाग्रेत और सप्तामृत लो। तो कैसा लग रहा है आपको? अभी सर 1 वीक ही हुआ है। अच्छा हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को थोड़ा सा वो भी रहता था बीच बीच में, और अक्षितर्पण जैसे डालते हैं तो बिल्कुल आप जैसे बता रहे हो ना, आंखों में जैसे घी जा रहा हो, ऐसा लग रहा है। अच्छा अभी मैं लेके ना लेटा ही हुआ था। अच्छा, अभी आपने किया है? हाँ जी सर। हाँ चलिए सर, आंखें अच्छी हो जाएंगी आपकी। हाँ जी, कितना टाइम लगेगा सर इसमें? किसी को 3 महीना लगता है, किसी को 4 महीना। आप देखिए, आपका एक एक महीने में असेसमेंट करते जाइए। पुरुषम पुरुषम विक्षम वा, हर पेशेंट का अलग अलग रहता है। ओके सर, 6 महीने में भी हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है सर। मुझे हाँ ये टारगेट वो नहीं, करना है कि मेन भाई। क्या तकलीफ है सब लोगों को बताइए, मुझे मालूम है, बाकी लोगों को बताइए सर क्या क्या मेरी तकलीफ आई हो रही साइड थोड़ा सा वीक हो गई है, रेगुलर वो करते करते ना। है? हाँ जैसे मेरा उस पे मोबाइल पे और उस पे ज्यादा काम होता था, बिलिंग वगैरह कुछ काम होता है, तो उसके लिए मुझे सिस्टम ज्यादा यूज करना पड़ता था। हम्म, तो फिर मैंने वो काम तो छोड़ दिया, अब नहीं होता इतना ज्यादा। हम्म, 2 साल से नहीं है, फिर भी मेरा जो है 1.5 पे रुका हुआ है। तो मुझे ये है कि हटाना है कॉन्टेक्ट लेंस ना। हम्म। हाँ जी। हो जाएगा सर, आप 2 गाजर रोज खाइए भूखे पेट। क्या सर? गाजर गाजर कैरेट। गाजर अब कहाँ से मिलेगा सर गाजर? यहाँ पूना में तो मिलता है, मंडई में सालों भर मिलता है गाजर। केसरी अच्छा, कलर तो का। वो खा सकते हैं सर? वो जैसे मौसम नहीं है तो हम तो ये करते हैं भी, जो मौसम नहीं है तो वो सब्जी नहीं खाना चाहिए, वो स्टोरेज वाला आता है इस तरह से। हमें तो सर गाजर आजकल स्टोरेज वाला चक्कर नहीं है सर। जैसे अब ना ये जो ठंडे के हमारे यहाँ रीजन में वेजिटेबल होता है, आजकल वो कश्मीर से आ रहा है, फ्रेश आ रहा है। प्रणाम डॉक्टर पवन। हाँ जी प्रणाम जी। सर जैसे मटर है, आजकल मटर कश्मीर से बिल्कुल वह जो हिली हाँ, अभी मैंने कल भी लिया, एरिया मटर तो ठीक आ रहा है सर, वो उस फ्रेश आ वाला रहा नहीं है। है। हाँ जी, हाँ लाल जी, गाजर स्टोरेज होता वाला है नहीं ना, वो है। सीजनल होता है। केसरी कलर का आता है ना, वो तो हर समय आता है, और वो ऐसे महाराष्ट्र में ज्यादा है केसरी कलर हाँ जी, का। वो ब्लू कलर सैलेड वाला में तो मिल ज्यादा रहा यूज है, वो करते हैं। ले सकते हैं मतलब ना। हाँ ले सकते। किसी भी सीजन में कोई भी मिलता है। कोई इधर हरियाणा में कोई सीजन में आता तो कई बार वो हरियाणा का खत्म होता महाराष्ट्र में शुरू हो जाता है, महाराष्ट्र का खत्म होता है इधर कश्मीर में हो जाता है, अलग अलग एरिया में। जैसे ट्रांसपोर्टेशन से मतलब अवेलेबल हो गया अब इजीली हर जगह। पहले था ना, ट्रांसपोर्टेशन की कमी की वजह से मतलब हाँ ज्यादा जी, वो रहता है। आजकल तो फ्रेश ज्यादा होता है, तो वो ट्रांसपोर्ट का चार्ज करके थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, बस मिलता फ्रेश ही है। प्रेसिंग ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, डेफिनेटली मैं स्टार्ट कर लेता हूँ सर। और कुछ डॉक्टर पवन, कुछ आप एडवाइस करना चाहते हैं अलग से इसमें मेरे किसी लिए? मेरी आई किसी साइट ना थोड़ा वीक है सर, 1.5 का मैं कॉन्टेक्ट लेंस लगाता हूँ। मैं तो इसमें मैं सर जो आप ले रहे हैं, जो आपने बताया त्रिफला महागृत है, अक्षितर्पण है, वो ये सप्तमृत लो है, वृहित वास्कादि कसाई, ये तो आप ले ही रहे हैं। इसमें अनुलोम विलोम और जोड़ो सर, प्राणायाम। ठीक है हाँ, सर, और त्राटक क्रिया और करो, त्राटक। त्राटक ठीक है सर।
और पैरों के लिए में भी सर घी सो या त्रिफला का या देशी गाय का घी भी अच्छा रहेगा। और पैरों में मैम पैर के तलवों में देशी गाय का घी या त्रिफला का आपके पास ध्रुथी है, माँ त्रिफला है, वो भी घिस सकते हो ऐसे। ठीक है मैम, ठीक है डेफिनेटली आई विल स्टार्ट। जी थैंक यू, सर प्रणाम। इसमें आप शिरोपीचू, हाँ जी मैम। हेलो, हाँ जी मैम। हाँ इसमें आप सर शिरोपीचू का भी उपयोग कीजिए, जैसे सरोज मैम ने बताया ना पादाभ्यंग वगैरह, तो नाभिपूरण, पादाभ्यंग और शिरोपीचू ये तीनों आप साथ में करेंगे ना तो उसका काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है शॉर्ट टाइम में। ये मैंने खुद पे प्रयोग किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सेम ग्रिड से करूं? सेम, हाँ सेम ग्रिड से करिए। गो ग्रिड चल जाएगा आप ना? ब्राह्मी ग्रिड से भी कर सकते हैं। अच्छा, जी गो पूरी ग्रिड भी चल ठीक है। जाएगा, प्योर होगा तो चलेगा। हाँ। ओके सर। प्योर मिल जाएगा मैम, मिल जाता है इधर। हाँ जी सर, तो उसी का उपयोग कीजिए। और अगर आपके पास शतावरी या ब्राह्मी घृत है, अश्वगंधा घृत वगैरह भी है हाँ ये तो मिल भी ही जाते हैं आइस, अवेलेबल है, ये आते हैं। हाँ जी सर, मतलब कोई भी ब्रूहण करने वाले घृत का आप उपयोग करिए। ठीक है मैम, ठीक है डेफिनेटली। थैंक यू मैम। ओके जी, वेलकम। ठीक है, आपकी आंखें अच्छी हो जाएंगी सर। थैंक यू सर। मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ मैं सर, और मैं सबको बोल रहा हूँ मैं अपना चश्मा हटा दूंगा 3 से 4 महीने में, यही बोला मैंने। मैं 6 महीने लग जाएगा ज्यादा। आप त्रिफला घृत भी खाइए, त्रिफला घृत से भी आंखें अच्छी हो त्रिफला जाएंगी। घृत तो चल रहा है सर 40 years। सप्तामृत लो और बृहस्पति कषाय पे भरोसा करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हाँ जी सर, आपने बोला है तो हमें विश्वास है बिल्कुल। हाँ आप करिए। हाँ जी सर। ठीक है सर एक बात पूछनी थी मुझे आपसे। मैं क्षीरबला का लेते हूँ। हाँ जी, सीरबला सर वाला अब वो डॉक्टर रमेश से लिया मैंने, वो चल रहा है अभी, मैं फिर सर से मंगवाता हूँ आज। अच्छा है सर का, बहुत बढ़िया है। हाँ जी वही लिया, पहले वो दूसरे वाला लिया था, डॉक्टर रमेश ने मना किया, उन्होंने कहा कि मैंने यूज किया था वो बड़ा लगता है, तो 1-2 दिन में मैंने बंद कर दिया फिर अब सर वाला लिया है मैंने। मैम को पूछिए, 1 साल से मैं इनको नस्से दे रहा हूँ और वो नस्से से मैम को कितना स्ट्रेंथ आ गया, पूरा सब आंखें और कान और सब जगह नाइट विजन अच्छा हो गया है वो नस्से से मैम का, अनुरिता मैम का। और सर बाल भी आ गए थे ना एक इनके हस्बैंड के, मैम के हस्बैंड के। हाँ 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 जी हाँ जी। सर डालने आई में डालने के लिए भी ले रहे हो कुछ? वो आई ड्रॉप सर, वो हर्बल आई ड्रॉप को यूज करता हूँ मैं, अपने को नाम नहीं आता। आईटोन भी उसमें रहता है सर, वो जो स्वामी रामदेव जी कहते हैं ना, वो प्याज का रस, नींबू का रस, वो मधु वाला कॉम्बिनेशन रहता है ना, वो भी विरेचन करता है आइज का, तो वो सारा निकाल देता है, कफ वगैरह सारा निकाल देता है वो भी। चंदन बला अंजन है सर, वो भी मैं यूज कर रहा हूँ। वो प्रकृति के कीटज वाले को करना पड़ेगा ना, चंदन बला वगैरह, जिनको बर्निंग वगैरह ज्यादा रहता है उनके लिए वो। त्रिफला है ना, वो भी बेस्ट है। रात को त्रिफला को भिगो दो और सुबह में आई का वाश करे, जो ये गुलाब जल का उसमें ना जितना हैवीनेस निकल जाता है और हमारा दृष्टि उसमें ना इम्प्रूव होता है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। एक वो उसकी आई ड्रॉप आती है किसकी, होम्यो की सिनेरिया। ओके। हाँ वो भी बहुत अच्छा वर्क करती है। किसकी है सर? होम्योपैथी की है सर ये? स्वाबे कंपनी का आता है। ये होम्योपैथी में है, होम्योपैथी में है सर ये? जी जी ठीक है। दोबारा से स्पेल आउट करेंगे सर एक बार? हाँ जी सर, स्पेल आउट करेंगे एक बार, क्या है स्पेलिंग क्या है? सिनेरिया आई ड्रॉप, CINNERIA। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, बहुत अच्छा बताया सभी लोगों ने। सर ये जो होम्योपैथी की आपने दवाई बताई उसमें कंटेंट बता सकते हैं आप? मतलब वो लोग एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं ना, तो हमारे पास आयुर्वेद में ऐसा क्या है जो हम उसमें यूज कर सके, उसके ऑप्शन में, अगर आप होम्योपैथी ना लेना चाहें और आयुर्वेद लेना चाहें तो जो ड्रग होती है ना वो आयुर्वेदिक ही होती है। क्रूड ड्रग सी, जैसे हम रॉ ड्रग यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, एक्सट्रैक्ट, वो भी उसका ऐसे ही है। नहीं वो जो हर भी आप कोई भी देखो, आप एलोपैथी पे भी चले जाओ ना, तो भी रॉ मटेरियल तो क्रूड ड्रग सी होता है।
जैसे कई बार अब जो एल्कलॉइड्स Right. निकाल लेते हैं अपना, ठीक है ना, तो बेस तो हमारा आयुर्वेद ही होता है उसको, और उसमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, उसको एक्टिव पार्ट या फाइटोकेमिकल्स निकाल के वो तो यूज कर लेते हैं। बात वो थोड़ा सा समझने की, जी सर। आयुर्वेद की आप किसी होम्यो की भी किसी प्रिपरेशन की आप बात करेंगे ना, तो वहां पे भी सारे यही तो टिंचर आते हैं, जो तुलसी का टिंचर आ गया, अश्वगंधा का टिंचर आ गया, बस वो नाम थोड़े अटपटे से लगते हैं, हमें पता है, ये लगता है ये होम्यो वाले ने पता नहीं क्या बनाया। अगर आप एग्जैक्टली देखोगे नहीं सर, वो लोग आई थिंक टिंचर जो यूज करते हैं ना, उसमें थोड़ा बहुत अल्कोहल और भी कोई मैम ingredient- उसके लिए जाता है ना पेनिट्रेशन के लिए, जैसे हम मधु डाल देते हैं, सैंधव डाल देते हैं, उसकी एक्सट्रैक्ट तो है, ग्राइंडिंग इज नो डाउट, क्योंकि मेरे आपकी आवाज कट रही है सर। मैम जो अल्कोहल का जो रहता है ना, उसका पेनिट्रेशन पावर बढ़ाने के जी। लिए अल्कोहल क्या होता है, व्यावाई का रूप, जैसे हम सैंधव मिला देते हैं, मधु मिला देते हैं किसी भी प्रिपरेशन में, योगवाही के लिए यूज करते हैं, जी। तो वो अल्कोहल योगवाही के लिए यूज करते हैं उसमें, उसका ना Right. तो क्या लेकिन होता सर उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर अल्कोहल और टिंचर का अगर प्रमाण ज्यादा हो गया तो ड्राइनेस नहीं आ जाएगी? है मैम, इतना ज्यादा कहाँ होता है, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में होता है वहां पे, ऐसा नहीं ओके, होता। क्योंकि आइस की स्क्लेरा वगैरह तो बहुत नाजुक होती है, तो उसमें एब्सॉर्ब करने का पावर अगर किसी रोगी का कम हो, नहीं अगर वहां पे ऐसा क्षयजन्य संप्राप्ति है, तो उसमें अगर हमने अल्कोहल वगैरह वाला जो टिंचर यूज किया, अगर रोगी ने 2 ड्रॉप की जगह 3 ड्रॉप डाल दिया, तो वो उससे फायदे की जगह नुकसान नहीं करेगा क्या? चीज में टिंचर थोड़ी होता है मैम, बहुत सारे एक्सट्रैक्ट भी होते हैं उसमें, बहुत सारी चीजें होती है, हर अल्कोहल बेस नहीं होता हर चीज में, अल्कोहल होता है कहीं ड्रॉप्स वगैरह में जो तो कम मात्रा में लेती है, क्योंकि टंग पे डालते हैं ना मेडिसिन को, जी तो वो सारा जी उसमें जी। तुरंत एक्शन पावर को बढ़ाने के लिए। बाकी सिनेरियो का तो मैंने ऐसे भी देखा है, जो लोग कैटरेक्ट जिनको लोगों को हो जाता है, कैटरेक्ट सर्जरी करने की भी जरूरत नहीं होती, जो लोग कंटिन्यूस यूज करते हैं। जी सर, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि उसमें कौन सी वनस्पति का एक्सट्रैक्ट यूज किया जाता है? मैम मैंने उसका भी एग्जैक्टली तो देखा नहीं लिटरेचर, और देखा तो मतलब कई बार पढ़ता भी हूँ तो इतना ध्यान भी नहीं रहता इतने दिनों के, पर मैं मुझे ये पता वो सेफ आई ड्रॉप है। और ओके सर, अगर आपको मिले तो आप सिर्फ एक बार उसका पिक डाल दीजिएगा, सो दैट वी कैन फाइंड आउट कि उसमें कौन सी वनस्पति का द्रव्य है, तो उसके हिसाब से हम अपने आयुर्वेदिक आई ड्रॉप्स भी रेडी कर सकते हैं ना, इफेक्टिव है तो, इसलिए बता रही हूँ मैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अभी हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। ठीक है, प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।